नमस्कार। मझधार पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौड़ और यहां मैं आपको साहित्य के रोचक और दिल को छू लेने वाले अंश पढ़कर सुनाता हूं। आपका यहां आने का धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को फॉलो और रेट कीजिए और साथ ही अपने मित्रों संबंधियों से शेयर कीजिए जो आप ही की तरह चुनिंदा चीज़ें सुनने में रुचि रखते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने अपना 79वां यानी 79th स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगर आप भी मेरी तरह एक भारतीय हैं तो आपको बहुत बधाई। पिछले करीब 80 सालों में भारत ने बहुत उन्नति की है, नई ऊंचाइयां छुई हैं। अभी बहुत काम होना बाकी है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए, पर ये आशा ज़रूर है कि आखिर मंजिल मिलेगी। साथ ही 15 अगस्त हमारे पुरखों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करने का, कृतज्ञता से याद करने का भी दिन है। स्वतंत्रता की सालगिरह की खुशियां मनाते हुए भीतर किसी कोने में भारत पाकिस्तान के कड़वाहट भरे विभाजन यानी पार्टीशन की दर्दनाक कहानियां भी कौंध ही जाती हैं। मैं याद करता हूं, देखता हूं तो मेरे आसपास कई परिवार हैं जिनमें सिर्फ एक पीढ़ी पहले का ये एक भोगा हुआ यथार्थ है, जिसमें लाखों बसी बसाई जिंदगियां तबाह हो गई और करोड़ों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। भारत में विभाजन की पृष्ठभूमि में बहुत साहित्य रचा गया है। सादत हसन मंटो की टोबा टेक सिंह और कई कहानियां, भीष्म साहनी का तमस, यशपाल का झूठा सच, राही मासूम रजा का आधा गांव, कितनी ही रचनाओं में लेखकों ने आम लोगों के दर्द को जुबान दी है। आज के एपिसोड में विभाजन की ही पृष्ठभूमि में रची गई एक समसामयिक यानी कंटेम्पररी लेखक वरुण ग्रोवर की लिखी एक संस्मरणात्मक कहानी हरिहर विचित्र आपको सुनाने वाला हूं। वरुण ग्रोवर एक गीतकार, लेखक, स्टैंड अप कॉमिक, अभिनेता और एक फिल्मकार भी हैं। किशोरों और बालकों के लिए भी वरुण ने काफी लिखा है जो चकमक जैसी पत्रिकाओं में पढ़ा जा सकता है। हरिहर विचित्र कहानी में एक बुजुर्ग महिला अपने स्मृति के आलों से झाड़ पोंछकर एक व्यक्तित्व खड़ा करती हैं जो विभाजन के डर भरे माहौल में थोड़ी खुशी, थोड़ा ढांढस लेकर आता है। मैं वरुण जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सुंदर कहानी को इस पॉडकास्ट पर पढ़ने की अनुमति दी है। लीजिए सुनिए ये कहानी हरिहर विचित्र। पिछले साल झाई जी यानी नानी के घर यमुनानगर गया तो वहां पहुंचते ही सब आसपास जमा हो गए। मामा, मामी, दीदी और मेरी मां सब नानी से पूछने लगे, पहचानो कौन आया है? नानी देखती रही मुझे करीबन आधा मिनट, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उनके मुंह से निकला, हरिहर। सब हंसते हुए बोले, चल भरावा तेनू भी भुल गई, यानी चल भाई तुझे भी भूल गई। मुझे तब समझ आया कि झाई जी की याददाश्त जा रही है और मैं सोचने लगा कि क्या क्या पूछना रह गया उनसे। सोचा था उनके बचपन के बारे में पूछूंगा, विभाजन से पहले पाकिस्तान में गुजारे दिनों के किस्से सुनूंगा, पर अब मैं वहां 4 दिन रुका और हर वक्त यह सिलसिला चलता देखा। जो भी नया पुराना बंदा घर आता उसे झाई जी के सामने पेश किया जाता और झाई जी उसे पहचानने की कोशिश करती। शायद वे सब अपना दुख इस बचकाने से खेल में डुबोने की कोशिश कर रहे थे। कई बार उनको नाम याद रहता लेकिन बंदा कौन है या किस उम्र का है ये भूल जाती। जैसे मेरे पापा को कहने लगी, मदन लाल हुन व्याह करा ले, मतलब मदन लाल अब शादी कर ले। या कभी कोई बहुत पुरानी बात याद आ जाती और वे डर कर अपना सारा सामान अपने बक्से में भरने लगती। छेती कर, निकलंदा वक्त हो गया, यानी जल्दी करो, निकलने का वक्त हो गया। पर इस सब के बीच एक नाम बार बार आता, हरिहर। हर तीसरे बंदे को नानी हरिहर बोल देती। मैंने मां से पूछा, हरिहर कौन है? मां ने कहा, पता नहीं। घर क्या, हमारे पूरे खानदान में किसी को हरिहर की कोई खबर न थी। दूसरा दिन बीतते बीतते झाई जी को मेरी शक्ल याद आ गई। मुझे बुलाया और पूछा, बंबई सब चंगा, यानी बंबई में सब ठीक है ना? मैंने पूछा, हरिहर कौन है? झाई जी ने आसपास देखा और धीरे से मुझे इशारे में कहा, बाद में बताऊंगी।
अगले दिन घर पर जब कोई नहीं था तो मैं फिर से उनके पास गया और पूछा, अब बताओ हरिहर कौन है? उनका शून्य भाव देखकर मैंने याद दिलाया, मैं आशु, बंबई वाला। आपने कल कहा था बताओगे हरिहर कौन है। झाई जी ने गुस्से में कहा, पराहट, यानी दूर जा, और चादर में मुंह ढककर सो गई। जिस दिन मुझे लौटना था उस दिन सुबह से शाम तक उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। पिछली रात तो उन्होंने पूछा था नाना जी घर कितने बजे आएंगे, और खास ऑर्डर दिया कि उनके लिए रोटी में मक्खन ना लगाया जाए। नाना जी को गुजरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन जब याददाश्त के सारे लिफाफे दिमाग में ऊपर नीचे हो चुके हों तो कौन गया कौन रहा का हिसाब रखना मुश्किल है। आज सुबह से कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा था, वो बस मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी, चल हुन वापस चलिए, यानी चलो अब वापस चलते हैं। मज्जा नू कौन वेखेगा, यानी भैंसों को कौन देखेगा। सर लॉयल, लॉयलपुर, इन सब में मुझे सिर्फ लॉयलपुर ठीक से समझ में आया। आज़ादी के पहले नाना नानी और उनका बाकी परिवार लायलपुर में रहता था। यह अब पाकिस्तान का ल्यालपुर है। ल्यालपुर को सर लॉयल नाम के जिस अंग्रेज अफसर ने बसाया था उसकी हमारे घर में बड़ी इज्जत है। हुआ यह था कि करीब 1905 के आसपास जब हमारे नाना जी का परिवार झांग नाम के शहर के पास वानिकी गांव में रहता था तो एक दिन सर लॉयल अपने दल के साथ वहां आए। गांव के बगल में ही एक जंगल था जहां वे शिकार पर जा रहे थे। उन्हें घोड़े चाहिए थे और किसी ने उन्हें हमारे नाना के घर का ठिकाना दिया था। नाना के पिता चाचा ताऊ जमींदार थे और उनके पास घोड़ों और खच्चरों की कमी नहीं थी। अंग्रेज अफसर को अच्छे से अच्छे घोड़े दिए गए। सर लॉयल इससे पहले कई बार शिकार पर जा चुके थे पर हमेशा खाली हाथ लौटे थे। बाकी अंग्रेज अफसरों ने उनको सर फॉयल यानी बर्बाद का नाम दे दिया था, लेकिन इस बार नाना के खानदान की एक छोटी सी घोड़ी पर बैठकर उन्होंने अपना पहला जंगली सुअर मारा। अच्छा खासा बड़ा सुअर। लॉयल इतना खुश हुआ कि उसने मेरे नाना के परिवार को जल्दी ही बसने वाले एक नए शहर में दुकानें देने का वादा कर दिया। 3-4 साल बाद लॉयलपुर बसा, जिसके मुख्य बाजार यानी झांग बाजार में नाना और उनके 7 भाइयों के लिए 8 दुकानें मिली। और इस तरह हमारा खेती करने वाला परिवार अचानक बिजनेस में आ गया। और क्योंकि हमारे घर में सर लॉयल का यह किस्सा अक्सर सुनाया जाता रहा होगा, इसलिए बाकी लोग भले इस शहर को ल्यालपुर कहने लगे हों, हमारे घर वाले लॉयलपुर ही कहते थे। और उस समय झाई जी भी अपने यादों के बिखरे पिटारे में से लॉयलपुर वाली पर्ची उठा लाई थी। शाम को जब निकलते वक्त झाई जी के पैर छूने गया तो उन्होंने सर पे हाथ रखा और धीरे से कहा, हरिहर। मैंने उन्हें गले लगाया और जाने को हुआ तो उन्होंने कान में बुदबुदाते हुए कहा, हरिहर उड़ता सी विचित्र सीगा, यानी हरिहर उड़ता था, विचित्र था। मैंने थोड़ा तीखा सा क्या बोला और झाई जी चुपचाप पीछे होकर लेट गई। हरिहर उड़ता था? मैंने ठीक ही सुना ना? यमुनानगर से मुझे दिल्ली आना था। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि हरिहर झाई जी के दिमाग में आया कहां से। मुझे याद आया कि इससे पहले मैंने झाई जी को कभी अपने पाकिस्तान वाले घर को याद करते नहीं सुना था। उनका यह कहना कि भैंसों को कौन देखेगा भी यही इशारा कर रहा था कि उन्हें विभाजन से पहले का अपना घर याद आ रहा था। वो घर जिसके दरवाजे पर वो एक दिया जलता छोड़ आई थी। यह सोच कर कि बस कुछ ही दिनों के लिए तो जा रहे हैं, जब तक लौट के आएंगे ये दिया रखवाली करेगा। 65 सालों बाद उस दिए की धीमी सी रोशनी उनके दिमाग के किसी अंधेरे कोने में फिर जली थी। खैर, दिल्ली पहुंचते पहुंचते मैंने सोचा हरिहर कोई पालतू तोता होगा, लेकिन झाई जी की आंखों की वो अजीब सी शैतानी चमक क्या थी फिर। दिल्ली में मुझे बस एक ही रात रुकना था। अगली शाम को ट्रेन थी बंबई के लिए। अगले दिन एक दोस्त से मिलने की बजाय मैं बिना बताए झाई जी की बड़ी बहन के घर पहुंच गया। उनके पति झाई जी से करीबन 7 साल बड़े होंगे। हमारे परिवार में बचे लोगों में वे ही अब सबसे बुजुर्ग हैं और एकदम स्वस्थ भी हैं। मैंने उनसे पूछा, झाई जी ने किसी हरिहर का नाम लिया है, आपको पता है कौन है ये? घर में कोई तोता था क्या? उन्हें थोड़ा सोचना पड़ा, फिर बोले, तोता तो नहीं है पक्का। और क्या बोल रही थी माया देवी? मैंने और शब्द भी बताए जो वे बुदबुदा रही थी। बड़े नाना बोले, बातें तो सब विभाजन के आसपास की हैं।
उन दिनों जब हम दिल्ली के पास वाले रिफ्यूजी कैंप पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान से आए सब हिंदुस्तानियों को रखा गया था, तब झाई जी हर रोज सुबह उठते ही पूछती थी, आज वापस चलें? बड़े दिन हो गए आए हुए, अमरूद सूख गया होगा। धीरे धीरे उनको समझ आया कि शायद अब वापस लौटना कभी न होगा। लेकिन सच कहें तो करीबन 3-4 साल तक सबको उम्मीद रही कि सरकार बोलेगी जाओ भाई, अपने अपने घर वापस जाओ, तमाशा खत्म हुआ। बड़े नाना जी ने बताया कि उसके बाद करीबन 8-10 साल तक झाई जी बड़ी चुपचाप सी रही। पूरे घर में सबसे ज्यादा उम्मीद उन्हें ही थी कि वे वापस जाएंगे, और ऐसी तगड़ी उम्मीद जैसे किसी ने उन्हें बोल रखा हो। लेकिन जब सन 1950 के बाद भी कुछ नहीं हुआ और मेरे सगे नाना जी और उनका छोटा भाई अपना परिवार लेकर दिल्ली से यमुनानगर चले गए और वहां नया काम शुरू करने की जुगत लगाने लगे, तब कहीं जाकर झाई जी की उम्मीद खत्म हुई। लेकिन हरिहर कौन है, यह बड़े नाना को भी बिल्कुल याद नहीं आया। हाँ, जाते जाते उन्होंने बताया कि झाई जी, नाना और उस समय तक उनके 2 बेटे सबसे अंत में पाकिस्तान से आए थे। बाकी का पूरा परिवार सितंबर से पहले हफ्ते तक आ गया था, लेकिन वे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक पाकिस्तान में ही रहे। अब इस बीच हरिहर नाम के किसी से झाई जी मिली हो तो पता नहीं। मैं वापस बंबई चला आया, पर दिमाग में सवाल चलते रहे। झाई जी को क्यों लगता था कि वापस जाने को मिलेगा? क्या आखिरी के 4 हफ्तों में उन्हें कोई हरिहर मिला? लेकिन अगर सिर्फ उतने कम समय के लिए कोई मिला भी हो, तो अब तो उस बात को बीते 65 साल हो गए हैं। अचानक से वो कहां से याद आएगा? फिर मैंने सोचा कि मुझे भी एक बार अचानक सपने में हमारे पहले घर के पास वाली नाई की दुकान के बाहर बंधी बकरियां दिखाई दी थी। वो बकरियां जिन्हें मैं भूल चुका था, अचानक से मेरे सपने में आ गई थी, और अगली सुबह मुझे उन बकरियों के साथ साथ बचपन के बहुत से लोग याद आ गए। लेकिन फिर भी यह हरिहर का मामला इतना सीधा नहीं लग रहा था। अगले कुछ दिन बंबई में ही बीते, लेकिन इस बीच मैंने एक और बात पता लगा ली। नाना जी के परिवार का वानिकी में बाकियों से 1 महीने ज्यादा रुकने का कारण भी झाई जी ही थी। मामा जी ने बताया कि झाई जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए नाना जी ने बाकी भाइयों को बोला, आप निकलो, हम बाद में आएंगे। इस सब के बाद मुझे यकीन होने लगा कि हरिहर की कहानी में कोई सच्चाई है। 1 महीने बाद ही मैं मौका निकालकर वापस यमुनानगर पहुंच गया। इस बार झाई जी ने देखते ही पहचान लिया, आशु। रात को मैं झाई जी के पास ही सोने आ गया। सीधे पूछने की बजाय मैंने घुमाकर बात शुरू की, झाई जी, मैनू भी हरिहर दिस्या सी, यानी मुझे भी हरिहर दिखा था। वे हंसी और बोली, तुझे दिख ही नहीं सकता, वो सिर्फ मुझे दिखता है। कब दिस्या सी, यानी कब दिखा था? मैंने पूछा, हल्ले, यानी अभी। उन्होंने कहा, पहली बारी कदों दिस्या सी, यानी पहली बार कब दिखा था? पाकिस्तान विच। उसके बाद झाई जी चुप हो गई, फिर सोने का नाटक सा करने लगी। मैं भी इस अजीब सी फितूरी कहानी का पीछा करते करते थोड़ा थक गया था और सो गया। आधी रात बीती होगी, पानी पीने उठा तो देखा झाई जी जाग रही हैं। उनसे पानी के लिए पूछा तो इशारे से मुझे बुलाया और बोली, सच दसांगी, यानी सच बताऊंगी। उसके बाद झाई जी ने मुझे जो बताया वो उन्हीं के शब्दों में यहां लिख रहा हूं। हरिहर अचानक ही आ गया था एक दिन। सबसे पहले 1946 में किसी दिन दिखा था, जब कलकत्ता में बहुत सारे दंगे हुए थे। उससे पहले हमने पाकिस्तान नाम का लफ्ज भी नहीं सुना था, या किसी ने बोला भी होगा तो हमने ध्यान नहीं दिया होगा। पर जब दंगे हो गए कलकत्ता में, तो मेरे ससुर एक दिन मेरे पति से कह रहे थे, अब ज्यादा दिन का बसेरा नहीं लगता यहां। सुना है लाहौर, लियालपुर, फैसलाबाद सारा का सारा अलग कर देना इन अंग्रेजों ने। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मेरी बड़ी अच्छी सहेली थी वानकी में, सुषमा रानी। उसको मैंने अगले दिन ये बात बताई तो वो भी बड़ा घबरा गई। मैंने सोचा था वो मुझे सांत्वना देगी, समझाएगी कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो उल्टा और डर गई। जाके अपनी गाय भैंसों से लग के रोने लगी। उसकी एक गाय लीला 4-5 दिन से बड़ी बीमार भी थी, लगता था मर जाएगी। पिछली रात से तो आंख भी नहीं खोली थी। सुषमा को रोते देख मुझे भी रोना आ गया। हम दोनों फिर साथ बैठ के बड़ी देर रोई और हिसाब लगाया कि छोड़ के जाना पड़ा तो क्या सामान ले जाएंगे और क्या रख जाएंगे। बस उसी वक्त एक बंदा आया, छोटे से कद का, थोड़ी तीखी सी शक्ल थी, जैसे किसी ने छैनी हथौड़ी से ठुड्डी और गाल को ठीक किया हो।
लगता था हाथ लगाओ तो हाथ छिल जाए। आया तो था बंदा पानी मांगने, कहीं बाहर से आ रहा था शायद। बोला, बहन जी पानी पिला दो। हमने पानी दिया और पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो बोला पागल खाने से, यहीं गुजरावाला के पास। हम थोड़ा डर गए, पर बंदा पागल नहीं दिखता था इसलिए भागे नहीं। सुषमा ने हिम्मत करके पूछा, पागल हो क्या? बोला, ना जी, घर वालों ने झूठ मूठ का फंसा दिया था जमीन के चक्कर में। यहीं गुजरावाला के पास टोबा टेक सिंह नाम का गांव है, वहां का रहने वाला हूं। पर अब वापस अपने गांव जाऊंगा तो मुझे फिर पागल खाने भेज देना है उन्होंने। मैं यहां रह जाऊं आपके तबेले में, गाय का काम, चारा, घुमाना वगैरह कर दूंगा। सुषमा ने साफ मना कर दिया। बंदा चुपचाप पानी पी के चला गया। अगली सुबह सुबह सुषमा आई और बड़ी खुश। बोली, लीला ठीक हो गई एकदम। लीला यानी उसकी गाय। मैंने पूछा कैसे? तो वो बोली, बाद में बताऊंगी। दोपहर को जब सब सो गए तो मैं उसके पास गई। देखा वही बंदा, वो पागल, वहां बैठा है तबेले के बाहर। सुषमा ने बताया, इसी ने ठीक किया लीला को। रात भर सेवा की उसकी, गर्म पानी से धोया लीला को, फिर पता नहीं कोई मंत्र शंतर पड़ा कि खाली मालिश की, पर सुबह तक लीला पूरी चंगी हो गई। बंदे का नाम पूछा मैंने तो बोला, खुद ही रख लो जी, जो पसंद आए, मैं तो बेनाम ही हूं। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला हरिहर। या तो उसने लीला को ठीक किया था इसलिए निकला, या पता नहीं क्यों, पर सुषमा को भी पसंद आया। तो हमने कहा, हम तुझे हरिहरी बोलेंगे अब से। उसके बाद वो वहीं तबेले में रहने लगा। मेरे और सुषमा को छोड़ के किसी को नहीं पता था वो वहां रहता है। फिर थोड़े दिन बाद खबर आई कि अंग्रेजों की कोई कमेटी से आई है जो बताएगी कि पाकिस्तान बनना है या नहीं। उस वक्त एक ही रेडियो हुआ करता था पास के गांव में। मेरे ससुर वहां जाकर खबरें सुनाते थे कभी कभी। एक दिन वो सुन के आए और सबको बुलाया, अपने पूरे कुनबे को, और बोले, लगता है पाकिस्तान बन के रहेगा। नेहरू और जिन्ना अड़ गए हैं। अमृतसर से लेकर कराची तक पूरा अलग हो जाना है। उनके सामने वैसे तो किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, पर उस दिन मैंने पूछ ही लिया, पाकिस्तान बनेगा तो हम यहीं नहीं रह सकते? वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, रह सकते हैं, पर अगर हिंदुस्तान वालों ने मुसलमानों को निकाला तो पाकिस्तान वाले हम हिंदुओं को निकालेंगे ही। मुझे बात तो समझ नहीं आई, पर मैं चुप हो गई। अगले दिन दोपहर को मैं सुषमा से मिलने गई तो हरिहर बोला, कुछ अलग नहीं होगा, आप मजे से रहो यहीं, कोई पाकिस्तान अलग नहीं होने वाला। सुषमा ने पूछा, तुझे कैसे पता? वो बोला, मैं दिल्ली देख के आया हूं, वहां सब कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, ओए तू दिल्ली कब गया? पागल खाने से तो सीधे यहां आया था और तब से यहीं है। तो वो बोला, मैं जा सकता हूं, मुझे दिल्ली जाने में 15 मिनट नहीं लगते। मैं और सुषमा सोच ही रहे थे कि किस जल्ले को साथ रख लिया, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। इतने में देखा कि हरिहर बाहर आकर खड़ा हो गया आंगन में। उसने अपना गमछा सर पे जोर से बांधा, आंखें बंद की और शू करके उड़ गया। हाँ, हवा में उड़ गया। सुषमा तो बेहोश ही हो गई, उसे लगा कोई भूत पिशाच है। थोड़ी देर में वापस आया, दिल्ली से जलेबी लेकर। मैंने पूछा, तू भूत है कोई? बोला, ना जी, मैं तो सीधा साधा बंदा हूं, भूत क्यों बना रहे हो मुझे? सुषमा ने पूछा, फिर उड़ा कैसे? बोला, उसे खुद नहीं पता, बस जब भी कोई चाहता है कि मैं उड़ जाऊं मेरे अंदर शक्ति आ जाती है। मेरे अपने हाथ में नहीं है। आपने सोचा गाय ठीक हो जाए, मेरे अंदर शक्ति आ गई और वो ठीक हो गई। आपने सोचा पाकिस्तान ना बने, मेरे अंदर शक्ति आई और मैं दिल्ली जाके पता करके आया। उसके बाद हरिहर ने हम दोनों को वादा किया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। थोड़े दिन बाद सन 1947 आ गया। रोज रोज नई खबरें आती थी। कभी कोई कहता अंग्रेज जाने वाले हैं, कोई कहता अंग्रेजों के जाते ही चीन हमला कर देगा, कोई कहता पाकिस्तान बनेगा लेकिन जो जहां है वहीं रहेगा, और कोई कहता 3 देश बनेंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और वेलास्तान। जिसको ना हिंदुस्तान में जाना है ना पाकिस्तान में, वो वेलास्तान यानी फालतू लोगों के देश में चला जाएगा। हरिहर ने कहा, अगर वेलास्तान बना तो वो उसमें ही जाएगा। मैंने पूछा, सच बता क्या होने वाला है? हरिहर ने बताया, कुछ नहीं होने वाला। गांधी जी ने बोल दिया है कोई बंटवारा नहीं होगा, सब खुशी खुशी अपने घरों में रहो। हरिहर की बातें सुनकर हमको उम्मीद मिलती थी। वो बोलता तो सच में लगता था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़े ही दिन बाद
लायलपुर के झांग बाजार में दंगे हो गए। पहली बार दंगे हुए थे। बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। एक गिल्ली उड़कर किसी दुकान में चली गई। दुकानदार ने बच्चे को मारा। दुकानदार हिंदू था, बच्चा मुसलमान, या बच्चा हिंदू था दुकानदार मुसलमान था, अब याद नहीं, पर इसी बात पे दंगे हो गए। अगले दिन खबर आई कि दंगों में 2 छोटे बच्चों को चोट लगी थी, लेकिन कोई आदमी उन्हें अपने कंधे पे उठाकर गुजरांवाला के अस्पताल में ले गया। बच्चे ने तो बोला कि वो उड़ के गया था, लेकिन सबने सोचा बच्चा बेहोशी की हालत में समझ नहीं पाया होगा। पर मुझे और सुषमा को पता था वो आदमी हरिहर ही होगा। इसके बाद आए दिन कभी गुजरांवाला में, कभी लायलपुर और कभी फैसलाबाद में दंगे होते रहते। हर बार खबर आती कि एक बंदा आया और कईयों की जान बचा के गया। लोगों ने इस बंदे को कई नाम भी दे दिए, पर अखबारों में सबसे ज्यादा जो मशहूर हुआ वो नाम था फ्लाइंग गांधी। मैंने और सुषमा ने उसका नाम बदल के कर दिया हरिहर विचित्र। इसके बाद कभी कभी वो घायल होकर वापस आने लगा। रात को छुप छुप कर मैं आटा लेके जाती थी उसके लिए। गीला आटा लगा लो तो जख्म भर जाता है। कोई उसकी सेवा कर रहा है ये देखकर वो रोने लगता था। एक बार मैंने पूछा कि माँ ने कभी बचपन में सेवा नहीं की, तो बोला बचपन में ही माँ को भी पागल कर दिया था घर वालों ने। तब से बस उसने सेवा की है दुनिया की, अपनी कभी नहीं करवाई। इसके बाद भी बड़े सारे दंगों में हरिहर ने लोगों को अस्पताल पहुंचाया या दुकानें जलने से बचाई। धीरे धीरे मई आ गई और अंग्रेजों ने कहा 15 अगस्त को आज़ादी मिल जाएगी। पर हमें अभी भी समझ नहीं आया कि हमारा क्या होना है। हरिहर ने कहा कुछ नहीं होना है, यहीं रहना है, कोई बंटवारा नहीं हो रहा। पर हरिहर को छोड़ के अब बाकी सब मानने लगे थे कि 6-7 महीनों में यहां से जाना होगा। कई लोगों ने अपनी दुकानें बेचनी शुरू कर दी, सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सब सोच रहे थे 1947 खत्म होते होते निकल जाएंगे। मेरे ससुर एक दिन फिर रेडियो सुन के आए और सबको बुलाकर बोले दुकानें बेचनी शुरू कर दो। मैं रात को ही हरिहर के पास गई और उसे जगाया। उसने कहा वो अगले दिन पक्का पता लगाएगा असली सच क्या है। अगले दिन मैं और सुषमा शाम तक रास्ता तकते रहे, पर वो नहीं आया। 2-3 दिन तक नहीं आया तो हम डर गए। सोचा पता नहीं कुछ हो ना गया हो। पर 4 दिन बाद हरिहर सुबह सुबह ही आ गया। बड़ा निश्चिंत था। बोला गांधी जी से बात करके आया हूं। हम दोनों तो निहाल हो गए कि कोई बंदा गांधी जी से मिलके आया है और हमारे सामने खड़ा है। उसने कहा गांधी जी अब तक बंटवारे की बात नहीं माने हैं, ऊपर ऊपर से माने हैं बस, लेकिन उन्होंने कहा है वो जिन्ना और कोई मोया अंग्रेज था, माउंट पाटन जैसा नाम था उसका, उन दोनों से मिलेंगे और ठीक 15 अगस्त की पिछली शाम कोई मामला पलट देंगे। उन्होंने कहा है कि अभी बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, लोग ज्यादा शोर मचाएंगे क्योंकि अब बड़े सारे लोगों को फायदा दिखने लगा बंटवारे में। लेकिन 15 अगस्त से 1-2 दिन पहले गांधी जी जिन्ना को बुलाएंगे और बोलेंगे कि दोस्त कहां जा रहे हो, यहीं रहते हैं साथ साथ। गांधी जी को लगता है कि उस दिन जब जाने का वक्त नजदीक होगा, यह बोलने से जिन्ना के भी आंसू आ जाएंगे और वो रुक जाएगा। सुषमा ने पूछा ये बात तुझे खुद गांधी जी ने बताई? हरिहर बोला हाँ जी, सब मुझे फ्लाइंग गांधी कहते हैं। सुन के गांधी जी बड़ा हंसे। और जिन्ना अगर उस दिन गांधी जी से मिला ही नहीं तो? मैंने पूछा। तो आपका ये हरिहर विचित्र किस लिए है माया देवी जी? हरिहर बोला मैं लेके जाऊंगा उड़ के। आपको बस सोचना है कि हरिहर उड़ के जा, जिन्ना को गांधी जी से मिला और बंटवारा रोक। उसके बाद का 1 महीना तो बस हवा सरीखा गुजरा। रोज कोई ना कोई अजीब खबर, रोज कोई ना कोई जाने वाला। पर मैं और सुषमा खुश थे। जो भी जाता हम उसको बोलते ओ जी थोड़े दिनों में ही वापस आ जाना है आपने, कोई नहीं अमृतसर तक घूम आओ, मत्था टेक आओ स्वर्ण मंदिर में। सारे घर वाले दिन भर दुखी परेशान घूमते रहते थे, पर मैं और सुषमा निश्चिंत थे। करते करते 13 अगस्त 1947 आ गया। 2 दिन बाद आज़ादी मिलने वाली थी। पता नहीं कहाँ के लोग खुश थे। हमारे गांव में तो मातम सा मचा था। आधा गांव खाली हो रहा था। पड़ोस के गांव में दंगे हो चुके थे। दिल में एक छोटा सा डर बैठना शुरू हो गया था। दादाजी कह रहे थे कि यह तो मामला बुरा लग रहा है। अभी 8 में से 2 ही दुकानें बिकी थी, उनकी भी रकम आना बाकी थी। तय हुआ कि कम से कम घर की जनानियों और बच्चों को लेके 2 बंदे निकल जाएं। अभी परसों के बाद ये पाकिस्तान हो जाना है, फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैंने साफ कह दिया मैं नहीं जा रही और कोई नहीं जाएगा, सब ठीक हो जाना है 2-3 दिन में। बड़ी डांट पड़ी सबसे।
मैंने कहा अच्छा परसों तक तो देख लो, आप खुद ही बोलोगे जाने का कोई फायदा नहीं। खैर, सामान जोड़ने बैलगाड़ी ढूंढने में वैसे ही 2 दिन लगने थे। फिर दादाजी ने मुझे बुलाया और कहा घबरा मत, अभी जा रहे हैं क्योंकि दंगे हो रहे हैं सब तरफ, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे। दुकान की चाबियां एक जानने वाले को दी हैं, वो ध्यान रखेगा। वापस आके फिर या तो दुकान मकान खेत बेचेंगे या यहीं रुक जाएंगे अगर सब ठीक ठाक लगा। दिल छोटा नहीं करते। मेरा मन हुआ उनसे बोल दूं हरिहर सब ठीक कर देगा, पर मैंने सोचा पता नहीं, हरिहर से तो पूछा नहीं है, उसके बारे में ऐसे ही किसी को नहीं बोलना चाहिए। 15 तारीख दोपहर को अचानक हमारे वानिकी गांव में भी दंगाई आ गए। पहले दूर कहीं आग जलती दिखी, फिर धीरे धीरे जैसे बाढ़ आई थी एक बार आग हमारी तरफ आने लगी। मैं दौड़ी देखने के लिए कि सुषमा ठीक है ना, तो देखा उसके तबेले में भी आग लग गई है। सुषमा को बड़ी आवाजें दी पर लगा कोई है नहीं घर में, सब चले गए क्या। पर सुषमा मुझे बताए बिना कहाँ जाएगी, मैंने सोचा। तभी उसके घर के अंदर से आवाज आई। अंदर गई तो देखा सुषमा को किसी ने चाकू मार दिया है, खूनो खून। मैं रो रो के चिल्लाने लगी हरिहर हरिहर। वापस अपने घर गई तो सब मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने कहा सुषमा को बचाओ, तो सबने कहा अभी बस खुद को ही बचा सकते हैं, बैलगाड़ी लगा रहे हैं, उसी में सुषमा को भी ले जाएंगे, आगे रब रखा। मैं वापस सुषमा को देखने गई तो उसी वक्त वहां हरिहर आया। उसने कहा आप चिंता मत करो, सुषमा बहन जी को कुछ नहीं होगा। मैंने उसको 1000 दुआएं दी। उसने जाते जाते कहा और आप जाना मत वानिकी छोड़ के, मैं वापस आऊंगा और अच्छी खबर लेके आऊंगा। उसके बाद किस्मत से बैलगाड़ी में सबके जाने की जगह नहीं थी और बड़ा सारा सामान भी था, तो मैं, पिताजी और हमारे दोनों बेटे रुक गए। पास वाले गांव से एक और टोली आ रही थी अगले दिन, तो हमको कहा उनके साथ आ जाना। मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था कि जाना नहीं है, तो मैं खुशी खुशी मान गई। उसके बाद यहाँ ज्यादा दंगे भी नहीं हुए। 2-3 टोलियां आई लेकिन हम किसी के साथ नहीं गए। मैंने पिताजी को हरिहर वाली पूरी बात बताई और उन्हें भी लगा रुक जाते हैं। दिल्ली में गांधी जी और जिन्ना के बीच क्या हुआ ये पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं था। सब लोग भाग ही रहे थे बस, ना कोई अखबार था ना रेडियो। मैं हर रोज रात को सोते समय हरिहर को याद करती, उसको उड़ने की ताकत देती, उसको नेमत बख्शती और बोलती जब भी वक्त हो हरिहर आ जाना और अच्छी खबर दे जाना। पर दिन बीतते गए, हरिहर नहीं आया। एक एक करके हमारी सारी दुकानों पर कब्जा हो गया। पिताजी ने लालपुर जाना छोड़ दिया। अगस्त खत्म हुआ, सितंबर आ गया, ना सुषमा की कोई खबर, ना हरिहर की, ना हमारे बाकी कुनबे की जो हमें छोड़ के सबसे पहले निकला था। अब पिताजी का भरोसा भी हरिहर वाली कहानी से उठने लगा और एक दिन उन्होंने कहीं से एक टोली ढूंढ ली जो बॉर्डर पार करके जा रही थी। बोले चल अब बहुत हो गया, यहां किसी भी दिन कोई आके कब्जा कर लेगा घर पे। मैंने बीमारी का बहाना करके उस बार टाल दिया। सितंबर खत्म होते होते एक जानकार दिल्ली से आया। उसने बताया कि हमारे घर के लोग दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप में पहुंच गए हैं। सारे के सारे नहीं पहुंचे पर अधिकतर ठीक ठाक हैं। अब पिताजी ने सोच लिया कि जाना ही है। इस बीच अखबार में एक अजीब खबर आई जिसमें लिखा था जिन्ना ने कहा कि उसे दिल्ली की याद आ रही है और कल सपने में वे उड़ के दिल्ली गए थे। मैंने सोचा हो ना हो ये हरिहर ही है, वो जिन्ना को अपने साथ उड़ा के दिल्ली ले गया होगा। अब भी एक उम्मीद मेरे अंदर बाकी थी। अक्टूबर का पहला हफ्ता आया। सुषमा के जलकर राख हो चुके घर में अब किसी ने कब्जा करके उसे फिर से बसाना शुरू कर दिया था। मैं एक दिन ऐसे ही उसके पुराने तबेले के पास गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने आवाज दी हरिहर, तो अंदर से रोने की आवाज आई। जाके देखा तो टूटे फूटे तबेले के कोने में हरिहर बैठा था। बेचारा सूख के छुआरा हो गया था, जगह जगह चोटें लगी थी। मैंने पूछा तू कब से है यहां पे? तो कुछ बोला नहीं। बोला सुषमा बहन जी ठीक हैं, उनको अमृतसर छोड़ आया हूं। मैं उसकी हालत देख ही रही थी कि वो बोल पड़ा। मैं नहीं कर पाया। उस दिन दंगे हो गए और मैं दंगे रोकने में ही दिन भर इधर उधर भागता रहा, कभी अमृतसर कभी लाहौर। रात को जब मुझे जिन्ना को लेके गांधी जी के पास होना चाहिए था, उस वक्त मैं जलते घरों से जिंदा लोगों को बाहर निकाल रहा था। दिन गुजर गया, बंटवारा हो गया। गांधी जी को शक्ल दिखाने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसके बाद पिछले 15 दिनों से यहीं पड़ा हूं। मैंने पूछा अब आगे क्या? तो बोला आगे कुछ नहीं,
हरिहर हार गया। आपकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन दंगों में गया तो पता चला बड़े सारे हरिहर हैं सब जगह। कोई हरिहर दंगे रोकने में लगा है तो कोई करवाने में। करवाने वाले हरिहर जीत गए, रुकवाने वाले यहां छुप के बैठे हैं। मैं उसकी बातें सुन के पूरी तरह टूट गई। उसे ले के बाहर आई, उसको आशीर्वाद दिया और बोला, उड़ जा प्रावा, जा मन करता है उड़ जा। वो बोला, आप बस आखिरी बार शक्ति दे दो, मैं एक बार अपना गांव टोबा टेक सिंह भी देखा हूं, पता नहीं कब से नहीं देखा। मैंने मन में कहा, उड़ जा प्रावा, और वो जैसे तेज हवा में लहराती पतंग सा टेढ़ा मेढ़ा होता उड़ गया। उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। एक हफ्ते बाद हम लोग दरवाजे पे दीवा जला के और अपनी भैंसों को 15-20 दिनों का चारा पानी दे के आ गए। आने के बाद मुझे कई बार लगा हरिहर आसपास कहीं है, और जब भी ऐसा लगता मुझे लगता कि बंटवारा खत्म हो जाएगा और हम वापस अपने घर चले जाएंगे। वो बस यहीं रुक गई। इसके बाद सुबह हो गई। मैं कुछ घंटों के लिए सो गया। उठा तो देखा झाई जी सो ही रही थी। मेरे निकलने का वक्त हो गया था तो सोचा उन्हें एक बार जगा के बता दूं। उन्हें जगाया तो उनके चेहरे पर वही शून्य भाव था, आंखों में किसी तरह की पहचान का कोई निशान नहीं। मैंने पूछा, झाई जी पहचाना? और वो बोली, हरिहर। मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ। तो ये थी वरुण ग्रोवर की कहानी हरिहर विचित्र। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले किसी और एपिसोड में कुछ और लेकर आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।